अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 में है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पे हमें इस महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी कि किस प्रकार से जनन संबंधित बीमारियाँ होती है, हमें किस प्रकार से उनका रोकथाम करनी चाहिए और कौन कौन सी बीमारियां होती है जो कि जनन से संबंधित होती है। इसके साथ ही साथ हमें यहाँ पे फैमिली प्लानिंग यानी कि कुछ गर्भ निरोधक उपाय, इन सारी चीज़ों की यहाँ पे जानकारी मिलेंगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन छोटा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है। ठीक, हम सबसे पहले तो ये समझ ले कि भाई हमने जनन जो है, पिछले चैप्टर में हमने जनन संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त की कि मानव जनन क्या होता है, मानव जनन में किस प्रकार से तंत्र काम करता है। ठीक है, लेकिन उनसे संबंधित कुछ स्वास्थ्य या हम ये कहें कि कुछ बीमारियाँ या हम ये कहें कि बीमारियाँ न हो ऐसे क्या उपाय है, इनके बारे में भी हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, तो प्रजनन क्या होता है ये तो हम पिछले चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो कि हम समझ चुके हैं कि हर जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखता है या क्षमता रखता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। अब उसको जोड़ा किसके, स्वास्थ्य के साथ में। तो स्वास्थ्य क्या होता है, देखो हमें अगर पूछा जाए कि स्वास्थ्य क्या होता है, आप बता सकते हो क्या स्वास्थ्य? अब स्वास्थ्य एक अगर पूछा जाए कि भाई एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान होती है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि भाई स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है या हमारा अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है। तो ये तो महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हम जनरली जानते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। हम जनरली ऐसे बोल देते हैं कि भाई स्वास्थ्य का मतलब तो ये है कि मुझे बुखार नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ, मेरा सर दर्द नहीं हो रहा है, मेरा पेट दर्द नहीं हो रहा है, मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक समस्याएं ही नहीं है, बल्कि मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और साथ ही साथ हमारी शारीरिक समस्या से मुक्त व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति। ठीक है, जनरली हमारे दिमाग में यही बात होती है कि भाई मुझे किसी प्रकार की शारीरिक समस्या नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या उसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कि भाई स्वास्थ्य क्या होता है। तो मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको कि स्वास्थ्य क्या होता है। देखिए, स्वास्थ्य को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे मानसिक किसी भी प्रकार की हमें समस्या नहीं होनी चाहिए ताकि हमारा मस्तिष्क जो है वह ग्रसित हो। ठीक है, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर तो ठीक है, लेकिन हमारे पास हमसे जुड़ी हुई कई सारी समस्याएं होती है जो कि हमारे मानसिक रूप को विकृत करती है। तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, साथ ही साथ हमारा सामाजिक जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ पे हमारी छवि कैसी है, हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, इन सारी बातों का भी हमारा उनसे व्यवहार कैसा है। तो ये भी एक सामाजिक एक कहना चाहिए कि एक फैक्टर होता है जो कि स्वास्थ्य को एक्सप्लेन करता है। साथ ही साथ भौतिक रूप से मतलब कि हमारा शरीर जो है वह प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, हमारे शरीर के किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ किसी व्यक्ति के साथ में है तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। क्या क्या, मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से संपन्न व्यक्ति को
स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। तो बहुत सिंपल परिभाषा है कि भाई स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे, तो स्वस्थ व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए हमें मानसिक, सामाजिक और साथ ही भौतिक, इन तीनों रूपों से हम यदि संपन्न हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हम क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि बीमारी क्या है। बीमारी, कई प्रकार की बीमारियां होती है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे किसी बीमारी से ग्रसित रहा है, क्योंकि हमारा तो जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमारी काल अवधि होती है, जो जीवन काल होता है, इस जीवन काल में हम कई बार डॉक्टरों के घर में जाते हैं, और यहाँ तक कि हमारा जन्म भी होता है तो वो भी डॉक्टर के संरक्षण में ही होता है, और अंतिम समय भी जो होता है वो भी डॉक्टरों की देखरेख में ही हमारा गुजरता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जीवन है तो उसका दूसरा पहलू ये है कि हमारे साथ में स्वास्थ्य या बीमारियां भी जुड़ी हुई है। देखो, बीमारी का सीधा सा महत्व ये है, या सीधा सा हम कॉन्सेप्ट ये कह सकते हैं कि बीमारी वह दशा है जिसमें जीव संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से विकृत हो जाता है। संरचनात्मक मतलब कि हमारी संरचना कैसी बनी है, 2 हाथ है, 2 पैर है ना, ये इससे हमारी संरचना मतलब कि अंगों से मिलके हुई है, ऊतकों से मिलके हुई है, या हम ये कहें कि कोशिकाओं से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। तो यदि हमारा कोई अंग या हाथ या कोई पैर, या हम ये कहें कि किसी भी प्रकार का वो विकृत हो जाता है, या हम किसी कार्य को नहीं कर सकते, हम देख नहीं पा रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं, हमारे शरीर के अंग काम करना बंद कर दिए, तो यह एक वास्तव में क्रियात्मक चीज़ें होती है, जो श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, कई प्रकार के तंत्र एक साथ हमारे शरीर में काम करते हैं। तो इनमें किसी प्रकार की अगर विकृति होती है तो हम कह सकते हैं कि हम बीमार हैं। चाहे कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई बीमारी का मतलब कोई सूक्ष्मजीव या वायरस या बैक्टीरिया या प्रोटोजोअन्स का जो हमारे शरीर में इंटर कर लिए हो, जिसके कारण कि हमें कई प्रकार की बीमारियां होती है, मलेरिया है, डेंगू है ना, तो टाइफाइड है, तो कई प्रकार की चीज़ें हमारे को ग्रसित कर देती है, तो वो वास्तव में क्या कहलाती है, बीमारी कहलाती है। तो ये तो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बीमारी वह दशा है जिसमें जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से विकृत हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीमारी कहते हैं। थर्ड, जनन स्वास्थ्य क्या है। हमारा टॉपिक का ही नाम क्या है, जनन या प्रजनन स्वास्थ्य। तो प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है, तो हम ये तो पिछले चैप्टर में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि प्रजनन क्या होता है, लेकिन प्रजनन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे एक स्वास्थ्य के रूप में भी देखेंगे कि प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है। देखो, स्वास्थ्य के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसको किससे रिलेट कर रहे हैं, प्रजनन से। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है, जिसके बारे में बता रहा हूं कि प्रजनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य क्या कहलाता है, प्रजनन स्वास्थ्य कहलाता है। देखो कितना महत्वपूर्ण बात है कि प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि यदि हम शारीरिक रूप से सही है, भावनात्मक, क्योंकि प्रजनन जो जुड़ा होता है वह एक भावनाओं के साथ में जुड़ा होता है, तो हमारी भावनात्मक, हमारा व्यवहारात्मक और सामाजिक, ये सारे पहलू होते हैं, और ये पहलू अगर एक साथ सही होते हैं, या हम कहें कि यह चीज़ें विकृत नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रजनन स्वास्थ्य भी अच्छा है। तो प्रजनन स्वास्थ्य में प्रजनन संबंधित जो बीमारियां होती है, साथ ही साथ में प्रजनन संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है, इसकी अभी हम टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रजनन संबंधित बीमारियों में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो स्वास्थ्य की वो सारे पहलू
जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सामाजिक भौतिक रूप से संपन्न तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ कह सकते हैं कि शारीरिक तो बाद में आता है, लेकिन हमें यहाँ पे भावनात्मक और व्यवहारात्मक तथा सामाजिक ये भी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। तो यदि शारीरिक, सामाजिक, साथ ही साथ व्यवहारिक और भावनात्मक पहलुओं को यदि हम कोई व्यक्ति संपन्न है तो हम कह सकते हैं कि वह प्रजनन स्वास्थ्य उसका व्यवहारिक, यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य जो है वह उसका सही है। यदि इनमें से किसी भी विकृत रूप से, क्योंकि भावनात्मक रूप से अगर सही व्यक्ति नहीं है तो वह प्रजनन सही तरीके से वह संपन्न नहीं कर सकता, या हम ये कहें कि वह सामाजिक कुरीतियों के साथ में भी जुड़ा हुआ है, या हम ये कहें कि उसका व्यवहार सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम नहीं कह सकते कि वह एक स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो ये बातें जो कि बहुत सरल और सिंपल है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया स्वास्थ्य, बीमारियां और प्रजनन स्वास्थ्य। अब हम आगे डिस्कस करेंगे प्रजनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है। प्रजनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रजनन स्वास्थ्य का महत्व एवं आवश्यकता। तो प्रजनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है हमें जानने की, तो उन सारी बातों पे भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम ये देखें कि प्रजनन से संबंधित चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रजनन वास्तव में देखा जाए तो यह पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने का एक प्रोसेस है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रजनन करता है और अपनी पीढ़ी को निरंतरता को बनाए रखता है। हम उससे संबंधित जो स्वास्थ्य होती है उसकी क्या महत्व है और उसकी क्या आवश्यकता हमें होती है, तो ये बात हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हम जानते हैं कि मानव की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो स्वास्थ्य है वह मानव ही महत्वपूर्ण है, उसके लिए प्राणी में मानव एक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मस्तिष्क का विकास सबसे ज़्यादा जो है वो मानव में हुआ। तो मानव जो है वो हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राणियों में महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात भी उसी की कर रहे हैं, उसी के प्रजनन संबंधित बात कर रहे हैं। तो प्रजनन से संबंधित महत्व ये होता है कि इसमें इसके स्वास्थ्य के संबंध में हम इसलिए पढ़ते हैं कि इससे पुरुष और स्त्री दोनों में प्रजनन संबंधित जो होती है वह जागरूकता आती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हम यह कह सकते हैं कि जो प्रजनन अंग होते हैं, प्रजनन अंग हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि मानव में कौन सा प्रजनन अंग होता है, स्त्री में कौन सा प्रजनन अंग होता है, यानी कि टेस्टिस और ओवेरीज। ठीक है, तो ये प्रजनन अंग जो है इनमें स्वच्छता बनाए रखने की भी हमें जागरूकता मिलती है। तो हम यहाँ पे यह कह सके सेकेंड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है प्रजनन अंगों की स्वच्छता बनाए रखने की हमें यहाँ पे जागरूकता प्राप्त होती है। नंबर थर्ड में हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रजनन की उम्र में व्यक्ति की उर्वरकता नियंत्रण की विधियों के प्रति जागरूकता आती है कि प्रजनन की उम्र क्या होती है। हमें मालूम है कि प्रजनन की उम्र जो है वह 12-13 साल में स्टार्ट हो जाती है लड़कियों में। हमने पिछले चैप्टर में ये भी देखा था कि प्रजनन की उम्र यानी किशोर अवस्था के बाद की जो उम्र होती है, उसके बाद जो वयस्क अवस्था आती है या हम ये कहें कि यौन अवस्था आती है, तो वही एक उम्र होती है जहाँ से कि प्रजनन की उम्र स्टार्ट होती है। ठीक है, और स्त्रियों में यह 45 से 50 की उम्र में यह जो है वह समाप्त हो जाती है। तो हम यहाँ पे ये बात करें कि वो जो उम्र होती है जो कि प्रजनन की उम्र होती है उसमें उर्वरकता नियंत्रण की विधियों के प्रति जागरूकता, मतलब कि हम ये कहें कि हमें खान पान संबंधित क्या ध्यान विशेष रखना चाहिए। तो वो बातें जिसको कि इस उम्र में जब व्यक्ति प्रजनन योग्य होता है या उसके प्रजनन की उम्र होती है तो हमें खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रजनन मार्ग होते हैं, प्रजनन मार्ग में संक्रमण एवं लैंगिक रूप से संचारित बीमारियां, कई प्रकार की लैंगिक रूप से संचारित बीमारियां होती है, जैसे आपने एड्स का नाम सुना होगा या और भी कई बीमारियां होती है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो वह प्रजनन संबंधित बीमारियों के प्रति भी हमें जागरूकता प्राप्त होती है, या हम ये कहें कि जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या प्रजनन स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आती है। साथ ही साथ परिवार नियोजन की जानकारी मिलती है। परिवार नियोजन क्या होता है कि जब शादी होती है तो शादी के बाद में हमें पहले बच्चे में और दूसरे बच्चे में कितना गैप रखना चाहिए, और हमें कितने बच्चों को, या हम ये कहें कि हमें कितने बच्चों के लिए हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। तो आजकल तो हम जानते हैं कि एक बच्चा या दो बच्चे, है ना, तो वो भी सारी जागरूकता हमें जो है वह प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित ही होती है। नहीं तो पहले के समय में आपने देखा होगा कि एक एक व्यक्ति के या एक एक जो स्त्री पुरुष होते थे उनके कई सारी संतानें, 10-10, 12-12 संतानें तक भी होती थी, और उनके बीच में कोई गैप नहीं होता था, ताकि बच्चों के लालन पालन में उनको बहुत समस्याएं होती थी। लेकिन आजकल हर बच्चे के बीच में एक गैप, और साथ ही साथ उनके खान पान से लेके उनकी हर समस्या का समाधान जो है वह अपने माता पिता करते हैं। तो वो इसलिए कर पाते हैं ताकि हमें इनके प्रति जागरूकता होती है। हम प्रजनन स्वास्थ्य को ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि वह परिवार नियोजन से संबंधित क्या उपाय होते हैं, कितना गैप रखना चाहिए बच्चों में, वो सारी जानकारियाँ जो है हमें यहाँ से प्राप्त होती है। साथ ही साथ बच्चों का पोषण, आहार, शिक्षा, संसाधन जुटाने की जानकारी भी मिलती है कि हमें बच्चों को किस उम्र में किन पोषण तत्वों की ज़रूरत होती है, हमें क्या उनको खिलाना चाहिए। तो वो सारी बातें भी हमें यहाँ पे ही प्राप्त होती है। साथ ही शिक्षा और संसाधन जुटाने की कि भाई शिक्षा में किस प्रकार से हम बच्चों का एजुकेशन कोई किसी प्रकार से बाधित ना हो, तो वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ कई प्रकार के रोगों की जानकारी मिलती है, तो हमें उसके उपचार में हम बिना विलंब के डॉक्टर के पास जाते हैं कि यदि हमारे शरीर में प्रजनन संबंधित कोई समस्या होती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। वो इसलिए हो पाता है कि हमें जो है उनके बारे में पहले से ही जानकारियाँ होती है। तो ये तो बात हो गई प्रजनन स्वास्थ्य का महत्व और इनकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो क्यों आवश्यकता होती है, तो ये सारी बातें जो हमने बात की कि दोनों में, स्त्री पुरुष में हमें जागरूकता आती है, स्वच्छता बनाए रखने की में हमें पता चलता है कि भाई हमें प्रजनन अंगों की किस प्रकार से देखरेख करनी चाहिए, उनमें किस प्रकार से स्वच्छता रखनी चाहिए। साथ ही साथ हमें खान पान का क्या ध्यान रखना चाहिए जब हमारी प्रजनन की उम्र होती है। साथ ही साथ लैंगिक रूप से जो संचरित मतलब सेक्सुअल ट्रांसफर जो डिसीज होती है उसके बारे में जानकारी मिलती है। परिवार नियोजन, पोषण, आहार, शिक्षा, और साथ ही साथ कई प्रकार के रोगों की जानकारियाँ मिलती है ताकि उसका हम जो उपचार है वह त्वरित कर पाए। तो ये तो बात हो गई प्रजनन स्वास्थ्य का महत्व एवं आवश्यकता। चलिए अब हम बात करेंगे कि प्रजनन स्वास्थ्य समस्या तथा कार्य नीतियाँ, कि हमें प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित क्या समस्याएं होती है, और फिर हम उनके कार्य नीतियों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम समस्याओं के बारे में बात करते हैं, है ना, कि प्रजनन संबंधित या प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित क्या क्या समस्याएं होती है। तो सबसे पहले टेबू क्या होता है। देखो हम इंडिया में रहते हैं और भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो कई प्रकार के धर्म, सामाजिक, या हम ये कहें कि कई प्रकार की परंपराओं को हम लेके चलते हैं, ठीक। तो उन सब के चलते वह जो सारी जानकारियाँ जो कि प्रजनन से संबंधित होती है वो हमें नहीं मिल पाती है। कहने का मतलब क्या है कि टेबू का सीधा सा मतलब ये होता है कि जैसे हम यहाँ पे बात करें कि भारतवर्ष में ये चीज़ तो होती है कि हम, अगर मैं बात करूँ, देखो धर्म, परंपरा और सामाजिक व्यवस्थाएं कुछ ऐसी है हमारे यहाँ कि खुल के बातें नहीं होती है प्रजनन संबंधित बच्चों को, या हम ये कहें कि समाज में इनकी जानकारियाँ नहीं होती है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि उन धर्म, सामाजिक व्यवस्थाएं, इनके चलते हम वो समुचित जानकारियाँ प्राप्त नहीं कर पाते हैं
जो कि आवश्यक होती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। साथ में सेकेंड आता है कि समय पूर्व विवाह। समय पूर्व विवाह ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है प्रजनन संबंधित। और हम ये भी जानते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे आज हम जागरूक हो रहे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आज देखने को बहुत ही कम मिलता है। जबकि हमारे यहाँ पे पहले समय के पूर्व विवाह कर दिया जाता था। जैसे ही बच्चे जो है वह यौन अवस्था में जाते थे, यानी किशोर अवस्था के बाद उनका विवाह कर दिया जाता था, जबकि उनको प्रजनन संबंधित कोई भी जानकारियाँ नहीं होती थी, जिसके कारण कि कई सारी समस्याएं का सामना उन्हें करना पड़ता था। तो समय पूर्व विवाह भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन और साथ में उनका एक अपने पैरों पे खड़े होने के बाद ही जो है उनका विवाह करना चाहिए, जो कि आज हमारे जागरूकता के कारण ये चीज़ें हो पा रही है। लेकिन यदि कहीं ऐसा होता है कि बच्चों का विवाह जो है वह समय पूर्व कर दिया जाए, तो उन्हें अपने जीवन में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कम उम्र की महिला का विवाह, कम उम्र की महिला का विवाह अगर हो जाता है तो उसमें वह शारीरिक रूप से गर्भधारण करने में सक्षम नहीं होती है। इससे कई प्रकार की वह बीमारियों से ग्रसित हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सेकेंड, अगला हम बात करते हैं कुरूपता। यदि कम उम्र की महिला का विवाह होता है तो हम ये कहेंगे कि उनमें आने वाली संतानों में कई प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती है, कुरूपता उत्पन्न हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। साथ में महिलाओं का स्वास्थ्य, तो महिलाओं का स्वास्थ्य भी इससे जुड़ा होता है कि यह उनकी जानकारियाँ नहीं होने के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इन बातों के ऊपर ही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या हमें समस्याएं आती है प्रजनन संबंधित, यदि हमें जानकारियाँ नहीं है, या हम ये कहें कि यदि हम अनियमित रूप से इनका व्यवहारिकता में लाते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होती है। सेकेंड, अगली हम बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। हमें यदि प्रजनन संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां यदि होती है तो हमें व्यक्तिगत स्वच्छता भी एक उसमें से महत्वपूर्ण जानकारी होती है। और व्यक्तिगत स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। प्रजनन अंगों को स्वच्छ रखना ज़रूरी है, उनका सही तरीके से स्वच्छता बनाए रखना अति आवश्यक होती है। तो ये भी एक समस्या होती है कि प्रजनन अंगों को स्वस्थ या उनकी स्वच्छता हमें बनाए रखना, तो यदि नहीं रखी तो यह भी एक समस्या का कारण बनता है। माता एवं शिशु की मृत्यु दर, यदि माता कम उम्र की है तो कहीं ना कहीं माताओं का मृत्यु दर और शिशु का मृत्यु दर भी बढ़ता है, क्योंकि वह शारीरिक रूप से गर्भधारण करने में सक्षम नहीं होती है। कई प्रकार की रक्त अल्प रक्तता और कई प्रकार की समस्याओं से वह ग्रसित हो सकती है। साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि, यदि हमें प्रजनन संबंधित जानकारियां नहीं होती है या प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां नहीं होती तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जनसंख्या वृद्धि होती है। कितने फैमिली प्लानिंग किस प्रकार से की जाए, कौन कौन से गर्भ निरोधक उपाय होते हैं, किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है, यदि ये सारी जानकारियाँ नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ये पड़ता है कि जनसंख्या वृद्धि अनियमित रूप से होते रहती है, क्योंकि उनको ये सारी जानकारियाँ नहीं होती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। कौन कौन सी? टेबू, समय पूर्व विवाह, कम उम्र की महिला का विवाह, कुरूपता, महिलाओं का स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, माता एवं शिशु की मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि, ये कुछ समस्याएं जो कि प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। अब हम इनकी बात करेंगे कि इनकी क्या कार्यनीति होनी चाहिए, तो हम इनको अच्छा और व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए अब हम कार्यनीतियों के बारे में बात करते हैं कि प्रजनन स्वास्थ्य की क्या कार्यनीति होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि कार्यनीतियाँ जो है उसके कुछ हमने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करेंगे और इन पॉइंटों के ऊपर एक एक करके हम यहाँ पे बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहली कार्यनीति जो है वो है जागरूकता संबंधित उपाय।
क्योंकि जागरूकता यदि है तो फिर हमें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जागरूकता ही मेन होती है। अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि जागरूकता के लिए क्या कदम सरकार उठा रही है कि प्रजनन संबंधित जो स्वास्थ्य है या प्रजनन स्वास्थ्य है, इसमें लोगों तक किस प्रकार से जागरूकता लाई जाए। तो उसके लिए सरकार कई उपाय कर रही है, चाहे वह ऑडियो या वीडियो या प्रिंट मीडिया के द्वारा कहीं ना कहीं यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों को प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारियाँ उपलब्ध हो सके, जिसके कारण कि लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो। सेकेंड आती है बड़ों की भूमिका। बड़ों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जब व्यक्ति एक स्टेज पे होता है या हम ये कहें कि एक उम्र क्रॉस कर लिया होता है, तो उनका कई एक अनुभव होता है और उस अनुभव के कारण बड़ों का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। क्योंकि जैसे ही बच्चे किशोर अवस्था से यौन अवस्था में जाते हैं तो वह उतने मानसिक रूप से जो है वह विकसित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण कई वह गलत कदम उठाते हैं। तो बड़ों का ये रोल होता है कि उनको सही मार्गदर्शन दे और उनको सही जागरूकता उनमें लाने का प्रयास करे, ताकि बच्चों को गलत रास्ते में जाने में उनमें मदद हो सके, या हम ये कहें कि वह गलत रास्ते पे नहीं जा सके। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ों का एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि चाहे बड़े माता पिता हो सकते हैं या बड़े भाई हो सकते हैं या हमारे टीचर हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इनका एक बड़ों को ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है वह अपने समाज में या इस उम्र के लोगों को देना जरूरी हो जाता है कि वह गलत रास्ते पे न जाए। सेकेंड, यौन शिक्षा। यौन शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि सभी को, या हम ये कहें विशेष करके कि उस किशोर अवस्था में सेक्स एजुकेशन जो है वह बच्चों को दिया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। उनको प्रजनन अंगों, उनकी स्वच्छता, साथ ही साथ उन सारे क्रियाकलापों के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारियाँ होनी चाहिए जो कि प्रजनन से संबंधित होती है। तो सेक्स एजुकेशन आजकल स्कूलों में भी चलाया जा रहा है कि जो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं, जो यौन अवस्था में होते हैं, तो उन बच्चों को प्रॉपर तरीके से सेक्स संबंधित जानकारियाँ जो है वह प्रॉपर उनको दे, ताकि वह ये सारे पहलुओं के बारे में वह समुचित जानकारियाँ जो है वह प्राप्त कर सके। अब क्योंकि यौन शिक्षा के बारे में एक आम धारणा ये है कि बच्चों को किस प्रकार से सेक्स एजुकेशन दिया जाए या यौन शिक्षा दी जाए, लेकिन हमें यह कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक प्राकृतिक चीज़ है। यौन एजुकेशन होना चाहिए। यौन एजुकेशन से एक जागरूकता आती है और वो जागरूकता हमें कहीं ना कहीं प्रजनन स्वास्थ्य में मदद करती है। तो सेक्स एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द एक समाज में यह जो है वह होनी चाहिए। साथ ही साथ परिवार नियोजन संबंधित जानकारियाँ, तो परिवार नियोजन संबंधित जानकारियाँ बहुत ज़रूरी होती है, ताकि जो जनसंख्या वृद्धि या हम ये कहें कि बच्चों में कितनी गैप होनी चाहिए और किस प्रकार से उनका लालन पालन पोषण आदि जो है वह हो सके, तो कहीं ना कहीं हम परिवार नियोजन के लिए हम ये बात करें कि परिवार नियोजन के कुछ उपाय है और इन उपायों को हम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो परिवार नियोजन की जानकारियाँ जो है वह होनी चाहिए, ताकि बच्चों में एक समुचित या बच्चों में एक जो गैप है वह रख पाए, और कौन कौन से उपाय होते हैं गर्भ निरोधक के, वो सारी जानकारियाँ भी जो है वह होनी चाहिए। सेकेंड, उसके अनियंत्रित जनसंख्या जो होती है यह कहीं ना कहीं जागरूकता में कमी के कारण होती है। अगर जागरूकता होती है तो वह जनसंख्या वृद्धि
का नियंत्रण वहाँ पे होता है। तो जनसंख्या वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ अनियंत्रित जनसंख्या जो है, इस पे कंट्रोल अगर किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ समुचित रूप से यदि समाज में आती है तो कहीं ना कहीं यह एक जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है इस पे भी नियंत्रण हो सकेगा। साथ ही साथ सामाजिक कुरीतियाँ, कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ, बाल विवाह वगैरह जो होता है, यह सामाजिक कुरीतियों को हमें खत्म करना होगा कि चाहे कुछ भी हो बच्चे का। और यहाँ पे हम ये बात करें कि जो बच्चों को हमें उन सामाजिक कुरीतियों से बचाना होगा। साथ ही साथ मजबूत संरचनात्मक ढांचा। मजबूत संरचनात्मक ढांचा का मतलब होता है कि सरकार का एक ऐसा नियंत्रण होना चाहिए इन सारी चीज़ों पे, ताकि समाज में जो है कई प्रकार की जो अनियमितताएं होती है उन पे नियंत्रण किया जा सके। साथ ही साथ हम लिंग निर्धारण, कई प्रकार से हमने देखा होगा कि बच्चे के जन्म के पहले या शिशु के जन्म के पहले ही उनका सेक्स डिटर्मिनेशन कर लिया जाता है कि होने वाला या आने वाला जो नया जीव है वह मेल है या फीमेल है। तो उससे क्या होता है कि यह एक जो स्त्री और पुरुष का जो अनुपात होता है समाज में कहीं ना कहीं वह गड़बड़ाने लगता है कि कई समाज में ऐसे लोग भी हैं जो कि चाहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ मेल ही आए या हम ये कहें कि पुरुष ही जन्म ले। तो उससे निपटने के लिए हमें इन चीज़ों पे भी रोक लगाना पड़ेगा कि लिंग निर्धारण जो है वह नहीं हो। यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी प्रसव के पहले उसका सेक्स डिटर्मिनेशन न हो सके। सेकेंड, विवाह योग्य उम्र। यह एक समाज में आपने देखा होगा कि विवाह की उम्र के पहले ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात बहुत ध्यान से पता होना चाहिए कि विवाह की एक उम्र जो है वह सरकार ने आजकल निर्धारण कर दी है कि यदि महिला है तो उसकी उम्र 18 और पुरुष है तो 21 वर्ष। ये जो होती है यह विवाह की उम्र होती है। यदि हम इसके पहले विवाह कर दे जाते हैं तो कहीं ना कहीं यह कानून के विरुद्ध होता है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक विवाह की उम्र होने के बाद ही जो है वह बच्चों का विवाह होना चाहिए। इसी प्रकार से अनुसंधान, कई प्रकार के रिसर्च और अनुसंधानों की भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि किस प्रकार से इस जो है वह क्या क्या अनुसंधान हो रहे हैं, किस प्रकार से प्रजनन संबंधित नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। जैसे IVF का नाम सुना होगा, जो परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह। तो यह भी कहीं ना कहीं एक प्रजनन संबंधित हमें जानकारियाँ होती है। तो ऐसे कई सारे पहलू हैं जो कि हमें इन कार्यनीतियों के ऊपर भी काम करना चाहिए ताकि प्रजनन स्वास्थ्य को प्रॉपर बनाए रखा जा सके।